अप्रैल 2026 में देश की राजनीति में एक अहम मोड़ देखने को मिला, जब महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने से जुड़ा गया नया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन पास नहीं हो पाया। यह विधेयक नारी शक्ति वंदन कानून को तुरंत लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था। अगर यह पास हो जाता तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को तेजी से बढ़ाने का रास्ता खुल सकता था। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल के ताज़ा घटनाक्रम की, जो अप्रैल 2026 में लोकसभा में गिर गया। इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक बिल के गिरने की खबर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति, चुनावी व्यवस्था और महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले मूल कानून और नए प्रस्ताव का अंतर साफ समझ लें। 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, उसमें साफ लिखा गया है 33% आरक्षण लागू करने से पहले 2 प्रक्रियाएं जरूरी होंगी। पहली, नई जनगणना और दूसरी परिसीमन, यानी सीटों का नए सिरे से बंटवारा। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कानून बन गया, लेकिन उसे लागू करने की तारीखें आगे खिसक गई। यही वजह रही कि विपक्ष लगातार कह रहा था कि सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन उसे लागू करने की कोई तत्काल योजना नहीं है। इसी दबाव और राजनीतिक माहौल के बीच 2026 में संविधान 131वां संशोधन विधेयक लाने की कोशिश हुई। इसका मकसद था या तो परिसीमन की शर्तों को हटाया जाए या उसे इस तरह बदला जाए कि आरक्षण जल्द लागू हो सके। लेकिन यही से असली टकराव शुरू हुआ। विपक्षी दलों को लगा कि सरकार स्पष्ट नहीं है, कभी कहती है जल्दी लागू करेंगे तो कभी 2029 की बात करती है। अब परिसीमन को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर परिसीमन है क्या। तो आपको बता दें कि देश में हर 10 से 20 साल में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं बदली जाती हैं, ताकि हर क्षेत्र को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। आखिरी बड़ा परिसीमन 2002 के बाद लागू हुआ था, जो 2008 से प्रभावी हुआ। अब अगला परिसीमन नई जनगणना के बाद होना है, लेकिन इसमें एक बड़ा राजनीतिक जोखिम है। उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत में कम बढ़ी है। ऐसे में परिसीमन के बाद उत्तर के राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं और दक्षिण की घट सकती हैं। यही कारण है कि कई क्षेत्रीय दल इस प्रक्रिया को लेकर सतर्क हैं। और अब आते हैं उन कारणों पर जिनकी वजह से बिल गिर गया। पहला बड़ा कारण था OBC आरक्षण की मांग। कई विपक्षी दल चाहते थे कि महिलाओं के 33% आरक्षण के भीतर OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा तय किया जाए। सरकार ने इसे इस बिल में शामिल नहीं किया, जिससे असहमति बढ़ गई। दूसरा कारण था तुरंत लागू करो बनाम प्रक्रिया पूरी करो की बहस। वहीं विपक्ष चाहता था कि मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण लागू कर दिया जाए, जबकि सरकार का कहना था कि बिना परिसीमन के ऐसा करना तकनीकी और संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। तीसरा कारण था राजनीतिक रणनीति। विपक्ष को लगा कि अगर यह बिल सरकार के तरीके से पास हो गया तो इसका राजनीतिक फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलेगा, इसलिए उन्होंने इसे समर्थन देने के बजाय संशोधन की मांग की। चौथा कारण था संख्या का गणित, यानी संविधान संशोधन के लिए सिर्फ साधारण बहुमत नहीं, बल्कि कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन जरूरी होता है। भले ही 269 सांसद समर्थन में थे, लेकिन यह संख्या आवश्यक सीमा तक नहीं पहुंच पाई। पांचवा कारण था भरोसे की कमी। जी हाँ, विपक्ष को लगा कि सरकार जानबूझकर प्रक्रिया को लंबा खींच रही है, जबकि सरकार का कहना था कि वह नियमों के तहत ही काम कर रही है। अब विरोध करने वाले प्रमुख नेताओं के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, और उनकी ताकत को देख लो तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के करीब 99 सांसद हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लगभग 37 सांसद, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस जो है उसके करीब 22 सांसद हैं और M स्टालिन की DMK के लगभग 24 सांसद हैं। इन दलों ने अलग अलग कारणों से बिल का विरोध किया, लेकिन मुख्य मुद्दे वही रहे, तुरंत लागू करने की मांग और OBC कोटा। सरकार की ओर से अमित शाह ने संसद में स्पष्ट कहा कि यह कोई साधारण कानून नहीं है, बल्कि संविधान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि परिसीमन एक अनिवार्य प्रक्रिया है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाया जाएगा। अगर यह बिल पास हो जाता तो इसके कई बड़े असर देखने को मिलते। सबसे पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या अचानक बढ़ जाती।
तभी लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 15% के आसपास है, जो सीधे 33% हो जाती। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा फोकस आता। दूसरा बड़ा बदलाव राजनीतिक दलों के भीतर दिखता। पार्टियों को मजबूरी में ज्यादा महिला उम्मीदवार उतारने पड़ते, जिससे नई महिला नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी सामने आती। तीसरा, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की राजनीतिक पकड़ मजबूत होती। अब आगे क्या होगा, यह भी समझना जरूरी है। फिलहाल 2023 का कानून बना हुआ है, लेकिन उसकी शर्तें वही हैं, यानी जनगणना और परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू होगा। सरकार के अनुसार ये प्रक्रिया 2027-28 तक शुरू होकर 2029 तक पूरी हो सकती है। तब जाकर पहली बार महिला आरक्षण लागू होने की संभावना है। इसका सीधा मतलब है कि 2029 तक होने वाले सभी चुनाव, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, मौजूदा व्यवस्था के तहत ही होंगे, यानी अभी महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में यह फिर संसद में आ सकता है, शायद नए बदलावों के साथ। यह सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का भी विषय होगा। इसलिए इस पर बहस जारी रहेगी। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति अभी भी गर्म है और आने वाले समय में भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। महिला आरक्षण का सवाल सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे में बराबरी का भी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक जुड़े रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।